फ्रेंड्स नमस्कार, मैं डॉक्टर जी के गोस्वामी और आज हम आपसे एक नए विषय पे बात करेंगे जिसका विषय वस्तु है सक्सेशन अंडर द हिंदू लॉ। साथियों, काफ़ी आप में से जो हमारे दर्शक हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो साथी हैं, उन्होंने मुझसे ये अनुरोध किया कि अभी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। जो LLB कर रहे हैं, चाहे वो 5 ईयर के हों, 3 ईयर के हों, LLM के स्टूडेंट्स हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोगों ने अनुरोध किया कि कुछ ऐसे टॉपिक किए जाएं ताकि स्टूडेंट्स को उसमें लाभ मिले। तो हिंदू सक्सेशन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। लगभग 1 से सवा घंटे के अंदर आप सभी विषय वस्तुओं को, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 उसकी विशेषताएं क्या हैं, कोपासनरी क्या होता है, जो हिंदू लॉ के 2 स्कूल्स हैं, मिताक्षरा और दयाभागा, वो क्या हैं, और बहुत सारे बिंदु जो आपको परीक्षाओं में भी काम आएंगे। जो लॉयर्स हैं उनको समझ में आएगा बहुत सी चीज़ें, और एकेडमिशियंस हैं। इसमें मैंने केस लॉ भी, जो लेटेस्ट केस लॉ भी हैं, उनको भी ठीक ढंग से हमने एक्सप्लेन किया है। तो आओ चलते हैं, आज हम चर्चा करेंगे सक्सेशन एक्ट। तो सक्सेशन की जरूरत जो पड़ती है, क्योंकि जो लीनिएज होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को संपत्ति का ट्रांसफर किस तरीके से किया जाए। समाज में ये बहुत जरूरी है कि जो संपत्ति का हस्तांतरण है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उसके लिए निर्धारित कानून और नियम होने चाहिए। नहीं तो आपस में संपत्ति के विवाद को लेकर के विवाद होते हैं और समाज में विघटन पैदा होता है, परिवार टूटते हैं। हम अक्सर देखते हैं अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोस में, अपने साथियों में कि बहुत बार घर के बंटवारों को लेकर, संपत्तियों को लेकर के मनमुटाव होते हैं, जिससे गंभीर प्रकृति के अपराध तक हो जाते हैं। तो हमें समझना है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में संपत्ति का बंटवारा किस तरीके से होता है। आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो 1956 में आया। सबसे पहले जरूरी है ये जानना कि हिंदू सक्सेशन एक्ट की कब स्थापना की गई या हमारी पार्लियामेंट ने उसको कब तैयार किया और 1956 से उसको प्रारंभ किया गया। ये एप्लीकेबल कहाँ है? ये एप्लीकेबल है सभी हिंदुओं में, जितने भी हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं और सिख्स हैं। ये जो हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट, ये एक्चुअली हिंदूज के ही ऑफशूट्स हैं, यानी कि हिंदू से ही, हिंदू धर्म से ही निकले हुए ये मैं कहना चाहिए सब सेक्ट्स हैं या उन्हीं के रूप हैं, रूपांतरण है उनका। ये किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कोई भी धर्म ना मानता हो, जिसे हम कहते हैं एथिस्ट, उन पे भी हिंदू सक्सेशन एक्ट ही लागू होगा। अगर वो कोई अन्य धर्म मानते हैं इन 4 धर्म के अलावा तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई एथिस्ट है या जो कोई ये कहता है कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता, तो उस पे भी हिंदू सक्सेशन एक्ट ही लागू होगा। ये इसमें जो भी बच्चे ऐसे हैं जो वैध वैवाहिक माता पिता के संतान हैं, उन पे भी लागू होगा ये, और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन पे भी लागू होगा। इलेजिटिमेट का मतलब है कि जो ऐसे बच्चे जिनके पिता जो हैं, उनकी माता से उनका विवाह जो है वो वैध नहीं है, उनको हम इलेजिटिमेट चाइल्ड कहते हैं। और इस पे भी हमने काफ़ी पहले भी विस्तार से बात की है। कभी आप कहेंगे तो हम इस पे इलेजिटिमेट चिल्ड्रन और जो हमारी लेजिटिमेसी का जो लॉ है, जो पहले सेक्शन 112 थी इंडियन एविडेंस एक्ट में, और जो अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 116 है, उस पर भी हम कभी आपसे दोबारा चर्चा करेंगे। तो ये आपने समझा कि एप्लीकेबिलिटी कहाँ है। फिर इसकी 2 मुख्य स्कीम है। एक है ये जो एक्ट है, ये सेपरेट सक्सेशन रूल बनाता है मेल और फीमेल के लिए, और उनके लिए कि जिन्होंने कोई विल नहीं की है। जिसने विल नहीं की होती उसको कहते हैं इंटेस्टेट। इंटेस्टेट वो व्यक्ति है जिसकी डेथ हो गई है लेकिन उन्होंने कोई अपनी विल नहीं की है। ये क्या है, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे।
और इस हिंदू सक्सेशन एक्ट में दो तरीके के हेयर्स हैं, ठीक है, उत्तराधिकारी हैं, क्लास 1 और क्लास 2। ये क्लास 1 क्लास 2 क्या है, इसको भी हम और डिटेल में समझेंगे। इसमें जो मेल हैं यानी कि जो पुरुष हैं उनमें प्रॉपर्टी डिवोल्व होती है क्लास 1 के हेयर में। क्लास 1 के हेयर कौन कौन से हैं, यहाँ पे भी मैंने नाम दिए हुए हैं, लेकिन हम आगे भी चर्चा करेंगे। और जब क्लास 1 का कोई हेयर ना हो तब हम क्लास 2 के हेयर को प्रॉपर्टी हस्तांतरित करेंगे, डिवोल्व करेंगे, ठीक है। अब आगे जो है महिलाओं के राइट क्या थे, हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के बेटी को राइट था, यानी कि किसी व्यक्ति के अगर बेटी और बेटा हैं तो 2005 से पहले साथियों बेटी को कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन 9 सितंबर 2005 में जो इसमें हमारा एक्ट 1956 में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, उसमें बेटी को भी कोपार्टनर बना दिया गया। अभी हम आपसे जानकारी करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कोपार्टनर्स क्या होते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। यानी कि 2005 से पहले बेटी कोपार्टनर नहीं थी, इसलिए उसको पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन 2005 के बाद में बेटी का स्टेटस ठीक बेटे के जैसा कर दिया गया, उसको भी कोपार्टनर बना दिया गया और अब बेटे के समान ही बेटी को भी पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता है। उस पर भी हम अभी और डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक। अबोलिशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप। सर्वाइवरशिप की क्या डॉक्ट्रिन है, सर्वाइवरशिप का सिद्धांत क्या है। हालांकि अब ये 2005 के बाद खत्म कर दिया गया है, लेकिन पुराने मामलों में सर्वाइवरशिप क्या था, इस पे कई बार शॉर्ट नोट्स भी आ जाता है, इस पे भी हम चर्चा आपसे डिटेल में करेंगे। फीमेल प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बताया 2005 के बाद बेटियों को, डॉटर्स को बराबर का हिस्सा पुत्र के बराबर मिलने लगा है। वो कैसे है उस पर हम आगे देखते हैं। जो हमारा जो सक्सेशन है फीमेल में, वो मैंने बताया कि प्रॉपर्टी डिवॉल्व अपॉन हर चिल्ड्रन, हस्बैंड एंड हस्बैंड्स हेयर। अगर मान लिया कोई महिला है तो जैसे ही उसकी शादी हुई, ठीक है, तो फिर वो जो संपत्ति थी पिता की वो उसके बेटों में, उसके और जो बाकी के हेयर्स हैं उसमें जाएगी, यानी कि वो दूसरे परिवार में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर इनमें से कोई भी नहीं होगा तो फिर वो उसके पिता को और उसके जो पेरेंट्स हैं उसके हेयर्स को मिलेगी, ठीक है। फिर एग्नेट और कोग्नेट क्या होते हैं, इस पे भी मैं अभी बताऊंगा डिटेल में, इसलिए मैं इसको यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। कोपार्टनरी क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि जो हमारा हिंदू जॉइंट फैमिली है या हिंदू यूनाइटेड फैमिली, HUF नाम सुना होगा, उस पर मैं डिटेल में चर्चा करूँगा। ये कोपार्टनर क्या होते हैं, कोपार्टनर हैं जो जॉइंट फैमिली के जो मेंबर्स हैं जिनको संपत्ति दिए जाने का अधिकार है, उन्हें हम कोपार्टनर्स बोलते हैं। कोपार्टनर्स पे मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। एस्चीट, अगर किसी व्यक्ति का कोई हेयर नहीं है, मान लिया कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसका शादी नहीं हुई, ठीक है, उसका कोई औलाद नहीं है, पत्नी नहीं है, और भी कोई परिवार में उसके बाई चांस ऐसी परिस्थिति हो कोई कि कोई भी हेयर ना हो, ना उसका क्लास 1 हेयर हो ना क्लास 2 हेयर हो, तो फिर वो संपत्ति कहाँ जाएगी, सरकार में समाहित हो जाएगी। उसे कहते हैं एस्चीट, सेक्शन 29 ऑफ सक्सेशन एक्ट। अब ये मैंने कुछ, जैसे अक्सर मैं करता हूं कि आपको चार्ट बना के देते हैं ताकि चार्ट से आपको आसान होगा। ये जो पीपीटी हैं ये आपको अवेलेबल हो जाएंगी, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इसमें सेक्शन 2 में एप्लीकेबिलिटी दी हुई है, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख और ऐसा व्यक्ति जिसका कोई धर्म को अंगीकृत ना किया हो, यानी कि अथिस्ट जिसको हम बोलते हैं। डेफिनेशन है सेक्शन 3 में, जिसमें हमने एग्नेट, कोग्नेट, हेयर, एंटेस्टेट, प्रॉपर्टी, इन बहुत सारे शब्दों को, शब्दावलियों को डिफाइन किया है। फिर जो सेक्शन 6 है, यही 2005 के अमेंडमेंट में इसमें अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था। सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग से आपको बताऊंगा। एंटेस्टेट सक्सेशन कैसे होता है, ये सेक्शन 8 में है। क्लास 1 हेयर कहाँ पे दिए हुए हैं, जो शेड्यूल लगा हुआ है वो क्लास 2 के लिए अलग शेड्यूल लगा है। फीमेल का सक्सेशन सेक्शन 15 में दिया हुआ है। ऑर्डर ऑफ सक्सेशन कैसे होगा, सेक्शन 16 में है।
डिस्क्वालिफिकेशन 24 से 28 में है। और जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट द्वारा एस्चीट किया जाना, संपत्ति को सरकारीकरण उसका कर देना, जिनका कोई वारिस नहीं है, वो सेक्शन 29 में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपको सेक्शन हुए। कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द सैलिएंट फीचर ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो मैं समझता हूं कि ये यहां तक आप इसको इतना बता सकते हैं। ये आपका फुल क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। कभी कभी ये आ जाता है कि क्लास 1 हेयर क्या है, क्लास 2 हेयर क्या है, शॉर्ट नोट्स आ सकता है, फुल क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने इसको एक चार्ट में बना दिया है, आप इसको जिस फॉर्मेट में चाहें उसमें क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो क्लास 1 हेयर क्या होते हैं ये समझिए। अब 2005 से पहले आप याद होगा, आपको मैंने अभी बताया कि केवल लड़का या सन वही केवल क्लास 1 हेयर था, डॉटर इसमें नहीं थी। लेकिन 2005 के बाद में पुत्र के इक्विवेलेंट कर दिया गया पुत्री को भी। तो अब यहां हमने डॉटर भी लिखा। फिर विडो, विडो किसकी, बेटे की विडो, ठीक है। मदर, यहां इंपॉर्टेंट बात यह है, ध्यान रखने वाली बात, कि क्लास 1 हेयर में मदर को रखा गया है, ठीक है। जो व्यक्ति जिसके नाम से संपत्ति आई और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका क्लास 1 हेयर में कौन, मदर भी आएगी उसकी, अगर मदर जीवित है। लेकिन फादर को देखिए, फादर को रखा गया है कहां पे, क्लास 2 हेयर्स में। मदर को मैं समझता हूं, जहां तक मुझे समझ है, कि मदर को इसलिए रखा गया कि चूंकि मदर ऑर्फन ना हो जाए या मदर को कोई देखने भालने वाला ना हो, पिता के नाम तो संपत्ति होगी ही, तो मदर को उसके जो पुत्र के नाम से जो संपत्ति थी उस संपत्ति में हिस्सा दे करके ये एक तरीके से सोशल प्रोटेक्शन या सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर किया गया। फिर हेयर्स ऑफ प्री डिसीज चिल्ड्रन, अगर किसी व्यक्ति के बच्चे हैं, मान लिया उसके बहू हो सकती है, बहू से मतलब लड़के की पत्नी, पोते हो सकते हैं, परपोते हो सकते हैं, सन, ग्रैंडसन, ठीक है। तो ये कहलाएंगे क्लास 1 हेयर्स। जब क्लास 1 हेयर नहीं होंगे तब हम क्लास 2 के हेयर्स पे जाएंगे। हमेशा क्लास 1 के हेयर होने पे क्लास 2 के हेयर को कभी भी संपत्ति नहीं दी जा सकती, सक्सेशन नहीं हो सकता। तो अगर किसी व्यक्ति के ना तो उसका बेटा है, ना ही बेटी है, ना ही माता है, ना ही कोई विडो है उसके घर में, और उनके ना कोई बच्चे हैं, ऐसी परिस्थिति में तब हम किस पे जाएंगे, क्लास 2 हेयर्स पे। क्लास 2 हेयर क्या है, फादर। मैंने बताया था मदर को कहां रखा गया है, क्लास 1 हेयर में, ये बात याद रखनी है आपको। ये सबसे पहले इसको मिलेगी अगर पिता हैं तो, ठीक है। उसके बाद में सिबलिंग, सिबलिंग मतलब आपके भाई बहन। मान लिया किसी व्यक्ति की के नाम संपत्ति है तो पहले उसके जो क्लास 1 हेयर है उसको दी जाएगी, फिर अगर उसके पिता जीवित हैं तब उनको दी जाएगी, अगर पिता जीवित नहीं है तब उसके भाई बहनों में दी जाएगी, फिर उनके अगर वो नहीं है तो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को दी जाएगी, और डॉटर को दी जा सकती है उनकी, या उनके बेटों को दी जा सकती है। अगर ये नहीं है तो फिर एक्सटेंडेड फैमिली में दी जा सकती है, जैसे अंकल हो गए, आंट हो गई, कजिन्स हो गए। तो मैं समझता हूं अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब भी किसी हिंदू की डेथ होगी तो उसकी संपत्ति का जो डिवोल्यूशन होगा, जो उसका स्थानांतरण होगा, हस्तांतरण होगा, वो कैसे होगा, क्लास 1 हेयर में, और उस जगह वो नहीं है तो क्लास 2 हेयर्स के अंदर। ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कभी कोई ऐसा पॉइंट लगता है कि आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमारे जो YouTube का चैनल है उसके हम जो SMS का जो कॉलम होता है, जो इंटरेक्शन का कॉलम है, उसमें भी आप अपना सवाल डाल सकते हैं। हम अपने इस वीडियोज़ को हमारे कई और भी जो चैनल हैं, आज हमने ट्विटर भी शुरू किया है, उसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप का भी जो ग्रुप है उस पर आप कर सकते हैं, और भी बहुत सारे चैनल पे हम मिलते हैं, लिंक्डइन पे हैं। आप अपना क्वेश्चन वहाँ पे डालेंगे और हम आपका जवाब देने में अपना पूरा कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे समय से हम आपके क्वेरी को एड्रेस कर सकें। अब मैंने कहा आपको कि कुछ टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इस पे कभी कभी शॉर्ट नोट्स भी पूछ लेते हैं, और ये आना भी चाहिए। जो आपसे कभी इंटरव्यू में भी कोई पूछ सकता है, आप कहेंगे कि मुझे मेरा हिंदू लॉ का सब्जेक्ट अच्छा है, तो उसमें ये टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है। सेक्शन 3(1)(a), इसमें एग्नेट शब्द दिया हुआ है। एग्नेट, एग्नेट क्या है, एग्नेट है डेफिनेशन
एन एग्नेट इज ए पर्सन हु इज रिलेटेड टू द डिजीज होली थ्रू मेल लीनिएज। यानी कि मेल की साइड से अगर हम देखें तो मेल में कौन आएगा? फादर, उसका बेटा, फिर उसका बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, यानी कि पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र। ठीक, वो जो लीनिएज होगी यानी कि मेल की साइड से लीनिएज चलेगी। हमेशा याद रखनी है इस बात को। जैसे किसी व्यक्ति का वो हो सकता है भतीजा, ये देखिए, मेंस ब्रदर सन इज हिज एग्नेट, हिज सिस्टर सन इज नॉट। तो भतीजा तो एग्नेट होगा लेकिन भांजा नहीं होगा। भांजा क्या होगा? वो कोग्नेट होगा, आगे चल के बताएंगे। तो ये बात याद रखनी है कि एग्नेट में मेल लाइन से फादर, सन, ग्रैंडसन और आगे अगर और जनरेशन है तो ये हमेशा याद रखना है कि ये मेल लीनिएज से चलेगा। इसमें फीमेल सिस्टर वाली साइड में आप नहीं जाएंगे। कोग्नेट, अच्छा इसमें केस लॉ है एग्नेट में, मैंने केस लॉ भी डाले हैं जिसको अगर और थोड़ा डिटेल में पढ़ना हो। केशव हीरालाल वर्सेस चंद्रकांत नारायण, ये 1981 का बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। इसमें बोला गया है दैट बॉम्बे हाई कोर्ट क्लैरिफाइड दैट एग्नेट्स आर रिलेटिव थ्रू मेल ओनली, केवल मेल लीनिएज से आएंगे ये, एंड द प्रेजेंस ऑफ इवन ए सिंगल फीमेल लिंक ब्रेक द एग्नेटिक रिलेशनशिप। ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कोग्नेट। ये था 1C में और ये कोग्नेट है 131C में। इसकी डेफिनेशन है ए कोग्नेट इज ए पर्सन हु इज रिलेटेड टू द डिजीज बट नॉट एक्सक्लूसिवली थ्रू मेल। इसमें मेल और फीमेल दोनों हो सकती हैं। जैसे बहन का बेटा भांजा, तो भतीजा क्या होगा? एग्नेट, भांजा क्या होगा? कोग्नेट। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, ए मैन सिस्टर सन इज हिज कोग्नेट, राइट। इसका अगर केस लॉ देखना है तो मनी भाई वर्सेस मुकुंद राव, ये बॉम्बे का केस है, ये भी 1982 का। और इसमें कहा गया द कोर्ट नोटेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्नेट एंड कोग्नेट एंड अफेयर्ड दैट ए रिलेशन थ्रू ए फीमेल कॉन्स्टिट्यूटेड ए कोग्नेट नॉट एग्नेट। तो वहां पे एग्नेट को देखना है तो वहां पे फीमेल लाइन नहीं होगी, और कोग्नेट को देखना है तो वहां फीमेल लिनिएज होगी। ये अंतर हुआ। अब एस्टेट क्या होता है? इंटेस्टेट। इंटेस्टेट जो सेक्शन 31G में है, इसकी डेफिनेशन क्या है? ए पर्सन इज सेड टू डाई इंटेस्टेट व्हेन ही डाइज विदाउट एग्जीक्यूटिंग ए वैलिड विल। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा वैलिड विल नहीं बनाई गई है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? इंटेस्टेट पर्सन या इंटेस्टेट कंडीशन। ठीक है। If a Hindu man die without a will and has a son and daughter, the property devolve equally as per the act. ठीक है। तो अगर किसी ने विल कर रखी है तो विल के हिसाब से होगा, लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रखनी है विल में कि विल में आप केवल उस प्रॉपर्टी को अपनी मर्जी से किसी को वसीयत कर सकते हैं या विल कर सकते हैं जो प्रॉपर्टी आपने एक्वायर की हो। तो प्रॉपर्टी दो तरीके की हुई। एक हुई जो डिसेंडेंट यानी कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो आपने अपने पिता से ली है, यानी कि जिसे कहते हैं देहाती में दादा लाई प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पारिवारिक भूमि या जो भी संपत्ति है, उसका आप विल करके किसी दूसरे को नहीं दे सकते। केवल आप एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो आपने स्वयं अर्जित की है उस प्रॉपर्टी की आप विल कर सकते हैं। तो एंटेस्टेट वो कंडीशन है जिसमें कोई व्यक्ति बिना वैलिड विल किए हुए उसकी डेथ हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? इंटेस्टेट प्रॉपर्टी। यस, कंडीशन। केस ला है उस पर कौर सिंह वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज, ये 1982 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। और इसमें कोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, दैट इन एब्सेंस ऑफ वैलिड विल द डिजीज वाज कंसिडर्ड एंटेस्टेट एंड द प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हैड टू फॉलो द स्टैट्यूटरी रूल अंडर द एक्ट। अब कोई कहे कि आपसे जैसे इंटेस्टेट जिसने विल ना की हो, तो जिसने विल की हो उसको क्या बोले? उसको कहते हैं टेस्टेट। टेस्टेट। तो इनका इंटेस्टेट में से आई एन हटा दो तो टेस्टेट हुआ। तो टेस्टेट वो जिसने विल की है, इंटेस्टेट वो हुआ जिसने विल नहीं की है। एज सिंपल एज दैट। ओके। तो इंटेस्टेट
का मतलब हुआ द पर्सन डाइज आफ्टर मेकिंग ए वैलिड विल। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो सक्सेशन एक्ट था, इसमें 2005 का जो अमेंडमेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने जो हमारी बेटियां हैं या जो हमारी बहनें हैं उनको बराबर का हिस्सा दे दिया, अपने भाई की तरह या अपने, हम कहें अपनी जनरेशन में तो हमारी बेटियों की तरह। तो ये वीमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि एक हथियार बना, और ये एक ऐसा स्टैट्यूट बना या ऐसा अमेंडमेंट का एक आधार बना जिससे महिलाओं में सशक्तिकरण हुआ। उनको परिवार में ये लगा कि मैं जिस परिवार में मैं पैदा हुई हूँ, मेरे पिता ने जो अपने खून पसीने से जो धन या संपत्ति अर्जित की है, मैं भी उसकी हकदार हूँ। तो बेटियों को हक 2005 का अमेंडमेंट देता है। इसमें जैसे मैंने बताया, इसको याद करना है, 9/9/2005, 9 सितंबर 2005 से एग्जीक्यूट हुआ। तो अब आप ये समझ लीजिए कि 9 सितंबर 2005 से बेटियां पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार हो गई। अब इसमें सेक्शन 6 में अमेंडमेंट किया गया। क्या किया गया? द डॉटर ऑफ ए कोपार्टनर शैल बाय बर्थ बिकम ए कोपार्टनर इन हर ओन राइट इन द सेम मैनर एज द सन। यानी कि बेटा जैसे कोपार्टनर है। ये कोपार्टनर सब जब समझेंगे तो और आपको क्लियर होगा कि कोपार्टनर क्या होता है। तो अभी आपको यहां तक ये समझना है कि सेक्शन 6 ने बेटे और बेटी को सिमिलर स्टेटस पे खड़ा कर दिया अपने पिता की संपत्ति के हकदार होने के लिए। और वो हिंदू ज्वाइंट फैमिली में या हिंदू यूनाइटेड फैमिली में, वो अनडिवाइडेड फैमिली में वो कोपार्टनर बन गई। कोपार्टनर का मतलब है कि जिसको उस पिता की संपत्ति में हक मिलेगा, उसे कोपार्टनर बोलते हैं। अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। अब ये जो अमेंडमेंट 2005 था, उसकी सैलिएंट फीचर आप देखिए कि बेटी को हक मिला तो उसे क्या लाभ मिला। तो जेंडर इक्वलिटी का सवाल बना। अब हम कोई प्रॉपर्टी के डिवोल्यूशन में या प्रॉपर्टी के बंटवारे में किसी प्रकार का कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। अब ये इक्वलिटी हो गई, यानी कि आर्टिकल 14 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल का जो प्रोविजन है, उसको अक्सर से हमने मान लिया कि जो लिंग भेद है जो परिवार में था, अपनी बेटी या बेटे में जो लिंग भेद था, उसको हमने इससे मिटा दिया। तो ये प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो मैंने कहा आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 या बाकी के जो भी हमारे और आर्टिकल हैं, उनको आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं। डॉटर बिकेम कोपार्टनर बाय बर्थ लाइक द सन। जैसे ही बेटा पैदा होता था, उसी तरीके से जब पुत्री पैदा होती है तो बर्थ होते ही वो बेटी जो है वो क्या हो जाती है? कोपार्टनर बन जाती है। राइट टू डिमांड पार्टीशन। एक बात और को और ध्यान रखनी है, इस पर भी हम आगे जब चर्चा करेंगे, जब मिताक्षरा और दया भागा में बात करेंगे। पार्टीशन का क्या है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें कोपार्टनर, जो भी कोपार्टनर हैं, वो पिता के रहते हुए भी प्रॉपर्टी के बंटवारे की डिमांड कर सकते हैं। ही हैज राइट टू पार्टीशन इन प्रेजेंस ऑफ फादर इटसेल्फ। लेकिन उस प्रॉपर्टी को जो एंसेस्ट्रल है, जो पैतृक है, जो हमारी दादालाई प्रॉपर्टी है, उसके बंटवारे के लिए कोपार्टनर अपना हक मांग सकते हैं। राइट टू डिमांड पार्टीशन हो गया। राइट टू बिकम कर्ता। अभी सवाल ये उठता था 2005 से पहले, कर्ता पे मैं अलग से बात करूंगा, चर्चा करूंगा, उसके राइट क्या है, ड्यूटी क्या है। कर्ता में ये था 2005 से पहले कि वो कोपार्टनर थी नहीं लड़की, तो लड़की कभी भी कर्ता नहीं बन सकती थी। लेकिन 2000 के बाद लड़की का स्टेटस कोपार्टनर में लड़के के बराबर हो गया। तो अब लड़की भी जो बड़ी है अगर घर में, वो कर्ता बन सकती है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि क्या 2005 का जो अमेंडमेंट आया, उसने जो पुत्री है उसको कर्ता बनने के अधिकार प्रदान किए या नहीं? तो आपको जवाब देना है कि लड़के की तरह लड़की भी 2005 के बाद कर्ता बनाई जा सकती है। वो अपने घर की मुखिया हो सकती है। कर्ता का मतलब होता है मुखिया। राइट टू बिकम कर्ता। राइट टू डिस्पोज प्रॉपर्टी। वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकती है, किसी को विल कर सकती है, या किसी को दान दे सकती है, या उसको बेच सकती है। डिस्पोज का मतलब जो वो चाहे, वो अब उसकी संपत्ति है, वो उसका जो चाहे वो कर सकती है, वो उसके लिए फ्री है। और मैंने कहा कि ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा लीगल टूल मिला। इससे हमारे समाज में एक रूपता, एक समरसता आई और महिलाओं का सशक्तिकरण इससे होता है। अब ये देखिए, मैंने थोड़ा ये टर्म जो है ये आपको
थोड़ी याद कराने के लिए, जो एग्नेट और ये था कोग्नेट एंड स्टेट, इसको मैंने डेफिनेशन दोबारा बता दिया आपको ताकि ये आपको समझ में आए। डेफिनेशन रिलेटेड थ्रू मेल लीनिएज, एग्जाम्पल ब्रदर सन यानी कि भतीजा। इसका केस है केशव हीरालाल वर्सेज चंद्रकांत। अगर कोग्नेट है तो रिलेटेड थ्रू मेल एंड फीमेल लिंक्स, सिस्टर सन यानी कि भांजा। केस है मनी भाई वर्सेज मुकंदराव। एंटेस्टेट, डाइड विदाउट ए वैलिड विल, प्रॉपर्टी पास टू लीगल हेयर्स। इसका केस अगर देखना है तो कौरसिंह वर्सेज डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये आपका रिवीजन हो गया। अब हम अगला चैप्टर करते हैं। तो यहाँ तक साथियों अभी तक आपने सैलिएंट फीचर्स देखे, जिसमें हमने ब्रॉड एरिया बताया आपको, कोपार्सनर क्या है, डेफिनेशंस क्या है, एग्नेट क्या है, कोग्नेट क्या है, ठीक है, और एंटेस्टेट क्या है, ये सब आपने अब तक जाना। और ये आपको शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन मिल सकता है, फुल लेंथ क्वेश्चन मिल सकता है। अब हम चलेंगे स्कूल। स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जो हमारा हिंदू लॉ है उसमें मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं, दो ब्रांचेज हैं, जिसे हम स्कूल भी बोल देते हैं। एक है मिताक्षरा और दूसरा है दया भागा। मैंने इसका एक कंपैरिजन कर दिया ताकि आपको एक सिंगल पेज पे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं। तो अब आप देखिए इसको जरा ध्यान से। ये जो इसका ओरिजिन कैसे होता है, ये दोनों ही मिताक्षरा और दया भागा दोनों ही एक ही स्मृति से निकली हैं, जिसका नाम है यज्ञवाल्क्य। दोनों की उत्पत्ति कहां से हुई है? यज्ञवाल्क्य स्मृति से हुई है, लेकिन इनकी कमेंट्री अलग अलग ने की है। जो कमेंट्री विजयेश्वरा ने की है, विजनेश्वरा के द्वारा की गई कमेंट्री, उससे क्या हुआ, उन्होंने मिताक्षरा स्कूल को स्थापित किया। और जो कमेंट्री जिमुतवाहना द्वारा की गई, उन्होंने दया भागा स्कूल को स्थापित किया। ठीक है, ये एप्लीकेबल कहाँ है? तो याद रखिए जो मिताक्षरा है वो लगभग सारे देश में है, केवल दो को छोड़ करके, दो प्रांत या दो क्षेत्र कह लीजिए, वेस्ट बंगाल और आसाम। इन दो प्रांतों को छोड़कर मिताक्षरा पूरे भारतवर्ष में लागू होती है। तो अब अगर इधर देखना है दया भागा कहाँ होगी, तो आप खुद समझ गए होंगे कहाँ होगी, वेस्ट बंगाल में और याद करिए आसाम में। तो मिताक्षरा पूरे देश में केवल दो एक्सेप्शन, वेस्ट बंगाल और आसाम, और ये दोनों कहां पे मिलेंगे आपको? दया भागा में। ठीक है, अब राइट कैसे मिलेगा प्रॉपर्टी में? बाय बर्थ। तो इसमें मिताक्षरा में आंसर है यस। एवरी कोपार्सनर, जैसे ही बच्चा पैदा होगा, चाहे अब तो 2005 के बाद कोई भी बच्चा हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको बाय बर्थ जो है वो कोपार्सनर बनते के साथ ही अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल जाएगा। लेकिन जो दया भागा है उसमें बर्थ से अधिकार नहीं मिलेगा। जब तक पिता है तब तक पिता का ही अधिकार होगा। उसके जो बच्चे हैं उनको अधिकार कब मिलेगा? जब पिता की डेथ हो जाएगी। ये अंतर है। कोपार्सनरी जो कंसेप्ट है, कोपार्सनर का कंसेप्ट केवल और केवल मिताक्षरा में है, दया भागा में है ही नहीं। इसीलिए जो बच्चे हैं उनको बाय बर्थ कोपार्सनर बन जाते हैं तो प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा। यहां कोपार्सनर का कंसेप्ट ही नहीं है, इसलिए जब तक पिता की डेथ नहीं होगी तब तक उनको संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। फीमेल राइट, फीमेल को राइट मिला 2005 के अमेंडमेंट के बाद, लेकिन अगर हम दया भागा देखें तो वहां पे पहले से भी महिलाओं को छोटे से अधिकार थे, थोड़े अधिकार थे। भाई के बराबर बहन को अधिकार नहीं थे अपने पिता की संपत्ति में, लेकिन अधिकार थे। लेकिन ये जो 2005 का अमेंडमेंट है ये मिताक्षरा पे लागू होता है, चूंकि उसमें कोपार्सनर को लागू किया गया। यहां कोपार्सनर है ही नहीं है, इसलिए 2005 का जो अमेंडमेंट आया वो दया भागा पे प्रभावित या उसको प्रभावित नहीं करेगा, उस पर लागू नहीं होगा। सक्सेशन अनऑब्स्ट्रक्टेड राइट, मिताक्षरा में वो बिना किसी रुकावट के अधिकार है वो, लेकिन यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है, जब तक पिताजी जिंदा है तब तक आपको संपत्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर जो पार्टीशन है, जैसे मैंने बताया कि कोपार्सनर का उसमें पैदा होते ही कोपार्सनर बन गया, उसका राइट हो गया, तो वो पार्टीशन की डिमांड कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे, चाहे पिता जिंदा है या नहीं। पिता जिंदा नहीं होंगे तब तो उसके नाम संपत्ति आई जाएगी, लेकिन पिता के जिंदा रहते हुए भी जो कोपार्सनर है वो संपत्ति के बंटवारे की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन दया भागा में ऐसी कोई उसको
अधिकार नहीं है, क्योंकि संपत्ति पिता के जीवित रहते हुए वो संपत्ति पिता की मानी जाएगी, पुत्र या पुत्री को तब तक नहीं मिलेगी जब तक पिताजी जिंदा है। प्रॉपर्टी की ओनरशिप, यहाँ ज्वाइंट फैमिली का प्रॉपर्टी है, कर्ता अपनी प्रॉपर्टी नहीं कह सकता उसको। जो कोपार्टनर की प्रॉपर्टी है वो ज्वाइंट है जब तक उसका बंटवारा ना हो जाए, और बंटवारा होते के साथ ही दूसरी फैमिली बन जाती है। इसलिए हिंदू में एक जब भी बंटवारा होता है तो वो जो HUF है या हिंदू ज्वाइंट फैमिली है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है और दूसरी HUF को या हिंदू ज्वाइंट फैमिली को जन्म दे देती है। इसलिए हमेशा वो HUF में कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट होती रहती है। डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वाइवरशिप ये यहाँ अप्लाई होती है, लेकिन अब तो खत्म ही हो गया ये 2005 के बाद, बात करेंगे कैसे। प्रॉपर्टी पास टू सर्वाइवर कोपार्टनर, बट अब ये खत्म हो गई। ये अब सर्वाइवरशिप ये यहाँ पहले भी नहीं थी, सर्वाइवरशिप का कंसेप्ट इसमें था ही नहीं, चूंकि प्रॉपर्टी आपको मिलेगी नहीं जब तक आपके पिताजी जीवित हैं। इसलिए जो अब सर्वाइवरशिप की जो डॉक्ट्राइन है वो ना इस आज के डेट में ना मिताक्षरा में है और ना ही दया भागा में। तो ये एक सवाल आ सकता है, आपको शॉर्ट नोट्स में भी लिखने के लिए आ सकता है, फुल लेंथ में भी आ सकता है। इसे आराम से जब आप डिटेल में लिखना चाहेंगे, मैंने आपको एक चार्ट में बना दिया है, लेकिन इसका आप पूरा विस्तृत चित्रण कर सकते हैं। आप अपने जब पैराग्राफ में लिखेंगे तो ये पूरा आपका आराम से 4-5 पेज पे 5-6 पेज का आंसर बनेगा। अब हम यहाँ तक आए, अब हम बात करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या इसे हम कह सकते हैं हिंदू ज्वाइंट फैमिली, जो भी आप वर्ड कहना चाहें। लेकिन हिंदू ज्वाइंट फैमिली इनकम टैक्स में या टैक्सेशन में अक्सर इसको हम HUF बोलते हैं, लेकिन सोशल साइंस के जितने भी राइटिंग मिलेंगी उसमें हम हिंदू ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं, संयुक्त परिवार। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोल देते हैं इसको, HUF, है ना। तो HUF क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। HUF इज ए फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पर्सन लीनियरली डिसेंडेड। लीनियरली का मतलब स्ट्रेट, ये नहीं है कि आप हॉरिजॉन्टल देखें। जब तक वो परिवार डिवाइड नहीं हुआ तब तक तो वो एक ही लाइन में होंगे, जैसे ही परिवार बट गए फिर वो दूसरी HUF बन गई, तो वो लीनियरली कनेक्टेड होंगे। पुत्र उस, या हो सकता है फादर के भी फादर हों, या फादर के भी फादर कभी कभी होते हैं, जैसे आपके परदादा भी अगर जिंदा है तो आपके फादर के फादर भी हो सकते हैं। तो फादर हुए, फादर का बेटा हुआ, फिर पोता हुआ, परपोता हुआ, तो इस तरीके की लीनिएज जो होगी वो होगी। और HUF में जो बेटियां हैं, अनमैरिड बेटियां, वो भी काउंट होंगी, ठीक है। तो ये कॉमन एंसेस्टर होगा, उसका कॉमन एंसेस्टर का मतलब फादर है, वो उसके बच्चे हैं, तो वो कॉमन एंसेस्टर हुआ। इंक्लूडिंग देयर वाइफ्स, जिनकी लड़कों की शादी हो गई है वो होंगे। लेकिन लड़की की शादी होते के साथ ही वो फिर हिंदू ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहेगी, क्योंकि वो दूसरे परिवार में चली जाएगी, इसलिए उसको प्रॉपर्टी तो मिलेगी लेकिन हिंदू ज्वाइंट फैमिली का वो अंग नहीं रहेगी। तो इसमें आपकी फादर होंगे, या अगर आपके दादा हैं तो वो होंगे, बाबा और दादा के भी अगर फादर हैं तो वो भी हो सकते हैं। तो दादा, फादर, सन और उसके बेटे, यानी कि पौत्र और प्रपौत्र, ठीक। HUF और कोपार्सनरी का क्या कनेक्शन है? एक कोपार्सनरी इज ए नैरोअर बॉडी विद इन HUF। जैसे मैंने बताया कि जो कोपार्सनर हैं वो भी उसके अंग हैं हिंदू फैमिली के। ये अगले वाले से मिलेगा कि कितने टाइप के मेंबर होते हैं इसके अंदर। तो ये कोपार्सनर हुए जो बाई बर्थ हुए। दूसरे लोग हैं जो वाइफ हैं, जैसे लड़कों की वाइफ हुई, जो आपकी फादर की वाइफ हो सकती हैं, वो भी उसी का पार्ट होंगी। डॉटर इन लॉ, जो जिनकी शादी हो गई है लड़कों की, वो होंगी। अगर कोई लड़की की जिसकी शादी हो चुकी है और वो विडो हो गई, ठीक है, विधवा बेटी अगर अपने पिता के यहाँ आकर के रहती है तो वो भी HUF का हिस्सा ही मानी जाएगी। और हैव राइट टू मेंटेनेंस, जो HUF का सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं मानता हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट था सोशल सिक्योरिटी। आप देखिए जब संयुक्त परिवार थे तो उसमें बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। अगर कोई घर में नहीं भी है, मान लिया किसी वजह से किसी की डेथ हो गई, तब भी उनके बच्चों की परवरिश अच्छे ढंग से हो जाती थी। लेकिन जब ये न्यूक्लियर परिवार हो गए तो वहाँ पे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, उनके पास किसी के पास समय नहीं है उनके लिए, और ये जो सोशल प्रोटेक्शन था वो एक तरीके से काफ़ी कमज़ोर हुआ है। और अब
पहले जब सब लोग कमाते थे, खेती थी, तो किसी को आर्थिक भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में जब से ये संयुक्त परिवार खंडित हुए हैं, तब से चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सभी को कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी के चैलेंज बढ़े हैं। अब हम HUF का थोड़ा सा फिर वो चार्ट बनाते हैं। मैं अक्सर इसलिए इस काम को करता हूं ताकि आपको पढ़ने में, याद रखने में, देखने में, समझने में आसान हो। तो थोड़ा सा इसकी बात करते हैं कि क्या क्या है। HUF को अगर एक चार्ट के रूप में समझना हो तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। ये ऑटोमेटिक होती है, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही एक बच्चे का जन्म हुआ वो उस HUF का हिस्सा बन गया। बेटी का जन्म हुआ 2005 के बाद वो भी बन गई, वो कोपार्सनर भी बन गई। अगर वो कोपार्सनर ना भी होती 2005 से पहले, तब भी वो अनमैरिड है तो वो घर में ही रहेगी, तो वो HUF का हिस्सा बनेगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली फॉर्म जो जिनकी शादी होकर आ गई, वो जो बहुएं आई वो भी HUF का पार्ट बन गई। ठीक है, बर्थ हुई वो पार्ट बन गया। तो ये एक तरीके का ऑटोमेटेड है। ये है तो कॉन्ट्रैक्चुअल वैसे, लेकिन ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है। मतलब ये एक डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई इसको इस तरीके से हम ऑपरेट करेंगे, इसका कर्ता का ये काम होगा। ये कहीं लिखित में नहीं है, ये एक सोशल रिकॉग्निशन है इस तरीके की, ये एक ट्रेडिशन है हमारे समाज का। कॉमन एंसेस्टर जो भी HUF में होंगे उनके कॉमन एंसेस्टर होना जरूरी है। ये नहीं है कि किसी का पिता कोई है, दूसरे का पिता कोई है, तो वो कॉमन एंसेस्टर होना उसमें आवश्यक है। मेंबर मस्ट ट्रेस लीनिएज फ्रॉम ए कॉमन मेल एंसेस्टर, मतलब पिता सेम होना चाहिए, दादा सेम होने चाहिए, वो जरूरी है। मेंबर्स कौन से हैं, कोपार्टनर होंगे और दूसरे मेंबर होंगे, ये हम पहले बात कर चुके। प्रॉपर्टी ये जो है ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकती है जो उसकी ज्वाइंट फैमिली का संपत्ति कहलाएगी, किसी के इंडिविजुअल नाम से नहीं होगी जब तक उसका पार्टीशन ना हो जाए। इसका एक हेड होगा, कर्ता होगा, यानी कि जिसको हम देहाती भाषा में कहते हैं मुखिया। घर का मुखिया कौन है, तो वो एल्डेस्ट मेल मेंबर होगा। लेकिन 2005 अगर कोई एल्डर मेंबर मेल नहीं है या किसी वजह से मेल मेंबर अपने काम को ठीक से नहीं कर सकता, तो लड़की भी कर्ता हो सकती है। अब ये एक्सेप्टेबल है। अभी हम केस लॉ भी बताएंगे इसमें कर्ता के लिए। कोपार्सनरी राइट, जैसा मैंने बताया, लड़के और लड़की के समान अधिकार हो गए हैं तो कोपार्सनर होगी, उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मिलेगा बाय बर्थ, उसको पार्टीशन का भी अधिकार है, उसको डिस्पोजल का भी अधिकार है, सारे वो अधिकार मिल जाएंगे 2005 के बाद। अब HUF क्या है, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये लगता है स्लाइड जो है डबल हो गई है गलती से, तो ये हम ये ऑलरेडी आपसे इस पर चर्चा कर चुके हैं कि ये कौन कौन से टाइप होते हैं और ये सब, ये भी हो गया है। अब कर्ता क्या है, कर्ता के बारे में हम इसमें आपसे चर्चा करें। कर्ता कौन है, यानी कि घर का मुखिया, उसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, उसके क्या उसको करना है, क्या अधिकार है, इसका क्या पर्पज है। हालांकि इस स्लाइड के बाद वाली जो स्लाइड है उसमें डिटेल में मिलेगा, लेकिन यहाँ में चूंकि आपको HUF पढ़ा रहा हूँ, मान लिया HUF पे कोई शॉर्ट नोट्स आ गया तो उसमें आपको ये लिखने में आसान हो जाएगा। ये हिंदू फैमिली का HUF का एक हेड है, मुखिया है, जो जिसको हम कर्ता बोलते हैं, हु मैनेज द एंटायर सोशल इकोनॉमिक अफेयर्स, सारी सिक्योरिटी, सेफ्टी परिवार की, उनकी वेलफेयर, वो एक तरीके से घर का मुखिया आप सब जानते हैं, कोई इसमें ऐसी कोई अजनबी बात नहीं जिसे हम नहीं पहचानते। इट रिप्रेजेंट HUF लीगली एंड फाइनेंशियली, मतलब आर्थिक मामले, सामाजिक मामले, सुरक्षा से रिलेटेड मामले, वेलफेयर के मामले, ये सब इन्हीं के घर की जिम्मेदारी होगी। ही हैज एब्सोल्यूट पावर इन मैनेजमेंट, वो सारे अधिकार रखता है, घर के जो आर्थिक जो निर्णय हैं वो करते हैं कि हमें ज़मीन लेनी है, बेचनी है, कोई सामान खरीदना है, गाय खरीदनी है, कार खरीदनी है, जो भी उसको करना है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेने के में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ट्रेडिशनली मेल, लेकिन फीमेल भी हो सकती है जो मैंने बताया, तो ये अब मेल फीमेल में दोनों में से कोई भी हमारा 2005 के अमेंडमेंट के बाद वो हो सकते हैं। इट अफर्म दैट एल्डेस्ट डॉटर कैन बी कर्ता। एडवांटेज क्या है HUF का, ये देखने की बात है। एडवांटेज ये है कि एक तो इससे सोशल सिक्योरिटी मिलती है, जैसे मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, और HUF होने से आपको ये जो टैक्स है, टैक्सेशन की, उसकी सेपरेट आइडेंटिटी बन जाती है। तो HUF में बहुत सारे टैक्स में रिबेट भी मिलते हैं, तो अभी भी बहुत सारे जो टैक्स के जो रिटर्न्स भरे जाते हैं, HUF होने से लोगों को उसमें टैक्स की बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। डिसोल्यूशन जैसे मैं बता चुका कि जैसे ही कोई एक कोपार्टनर
अपनी प्रॉपर्टी को बांटने की बात करेगा। जैसे ही घर में पार्टीशन होगा तो पहली जो HUF है वो उसका शेप और कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा और एक नई HUF बन जाएगी। मान लिया एक कोपार्टनर हटा तो पहली वाली कोपार्टनर का साइज घट जाएगा और एक नई HUF बन जाएगी। तो ये एक तरीके से मल्टीप्लाई होती रहती है, खत्म भी होती है, लेकिन एक में से दो बनी, या पहली वाली डिजॉल्व हो गई पूरी तरीके से, सारे भाई में बंटवारा हो गया, पिता को किसी एक ने रख लिया या माता को एक ने रख लिया, और वहां जो है पूरी की पूरी जो पुरानी जो HUF थी वो नई शेप में आ गई। अब हम देखते हैं कि ड्यूटी क्या है कर्ता की। ये कभी कभी सवाल आ जाता है, ड्यूटी क्या है और आपके राइट्स क्या है। ये गलत लिख दिया मैंने, ये पहले हम राइट की बात कर रहे हैं, इसकी राइट्स हैं। ये राइट ऑफ कर्ता, ये गलत ऊपर लिख गया, ये राइट्स हैं ऊपर, राइट ऑफ कर्ता। तो राइट क्या है? राइट टू मैनेज HUF। जो आपकी प्रॉपर्टी है परिवार की, उसको मैनेजमेंट जो है उसका वो कौन करेंगे? कर्ता की जिम्मेदारी होगी। किसमें कौन सी फसल बोनी है, क्या इंजन खरीदना है, ट्रैक्टर खरीदना है, किस तरीके से जोतना है, बोना है, क्या करना है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तो कैसे उसको मेंटेन करें, किस तरीके से उसको मैनेजमेंट करें, ये सारा काम उसका है। ही हैज़ द राइट टू रिप्रेजेंट। मान लिया कोई घर में किसी तरीके का कोई विवाद हुआ, कोई कोर्ट का केस हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो सोशली, लीगली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली कौन रिप्रेजेंट करेगा? HUF को कर्ता करेंगे। ठीक है, ये सारे मैंने केस ला भी दिए हैं, अगर किसी को और डिटेल में जाना हो। मैं बहुत ज़्यादा समय इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि आपके सामने है ये, हम इसको शेयर भी कर देंगे। राइट टू एलिएनेट प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है। कर्ता कैन एलिएनेट HUF प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट इन 3 सिचुएशन। अगर कोई लीगल नेसेसिटी हो गई हो, कोई कोर्ट का ऑर्डर आ गया या कुछ ऐसा बात हो गई। बेनिफिट ऑफ द एस्टेट, पूरी प्रॉपर्टी की लाभ के लिए। मान लिया कोई प्रॉपर्टी खराब हो रही है, मान लिया कोई घर है वो वेस्ट हो रहा है या उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, घर में कोई मैरिज है, कुछ और ऐसी जरूरत है। एक्ट ऑफ इंडिस्पेंसेबल ड्यूटी, कोई ऐसी चीज़ है, मान लिया बेटी की शादी करनी है, या मान लिया किसी को और कोई ऐसा खर्चा है, मेडिकल का कोई खर्चा है जो इंडिस्पेंसेबल है, तो ऐसी परिस्थिति में वो प्रॉपर्टी का डिस्पोजल कर सकते हैं। ये सारे केस ला मैंने आपको दिए हुए हैं। राइट टू कंप्रोमाइज, कैन एंटर इन टू कंप्रोमाइज ऑन बिहाफ ऑफ HUF। मान लिया किसी दूसरी पार्टी से कोई कंप्रोमाइज करना है, कोई असेट गिरवी रखनी है, ठीक है, जो जिसे हम प्लेज कहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति, यानी कि वो सारे अधिकार उसके पास हैं जैसे एक किसी इंडिविजुअल के हों, यानी कि वो HUF का एक तरीके से सारा कर्ता धरता है। राइट टू अकाउंट फॉर इनकम एक्सपेंसेस, वो सारे रखेगा। ऐसा कहीं नहीं रखता कोई के पूरे लेखा जोखा जैसे कोई कंपनी में या किसी फर्म में रखे जाते हो, बट ब्रॉडली ही मेंटेन ए काइंड ऑफ अकाउंटिंग। मेंटेन मतलब कोई रजिस्टर, ऐसा नहीं है कि कोई रजिस्टर उसको बनाना है, बट जैसे एक परिवार अपना खर्च पानी का हिसाब किताब रखता है। राइट टू कॉन्ट्रैक्ट, किसी दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करना, कर्जा देना, कर्जा लेना, ये सब काम भी उसी के हैं। राइट टू बिजनेस मैनेजमेंट, ही हैज पावर टू स्टार्ट और मैनेज फैमिली बिजनेस यूजिंग जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। मतलब वो सारे वो निर्णय ले सकता है जो परिवार के एक तरीके से हित में हो। कई बार वो अहित में भी हो सकते हैं, कई बार कुछ कर्ता ऐसे भी पाए जाते हैं, या कई बार ऐसे आक्षेप लगते हैं कि साहब उसने अपने लिए कर लिया, लेकिन आदर्श रूप में वो निर्णय लेते हैं जिसको हम कहें कि जो संयुक्त परिवार के हित में हो। एक्सेप्शन के तौर पे, तो अगर आपको और डिटेल में देखना है इसको, तो ये मैंने कुछ केस ला भी दिए हुए हैं, हर प्रकरण पे अलग अलग केस दिए हुए हैं। ये ड्यूटीज हैं। ये ड्यूटीज में देखिए, ड्यूटी टू मेंटेन फैमिली मेंबर्स, उसकी जिम्मेदारी ये है कि जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ की मतलब उसको मेंटेन करे, उसको कोई बीमार है तो उसका इलाज करवाए, बच्चों की शिक्षा दीक्षा है, बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी दवाई गोली है, उनका खाना पीना है, कपड़े हैं, मेंटेनेंस है। तो कर्ता के रूप में, जो घर के मुखिया के रूप में आपका काम है फैमिली का वेलफेयर करना। ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट, अगर कहीं जरूरत पड़ती है, मान लिया कोई परिवार में किसी बात को लेकर के कोई असहमति है, विवाद है कि भाई फाइनेंस में क्या हो रहा है, कितना गन्ना पैदा हुआ, कितना गेहूं पैदा हुआ, तो उसे मोटा मोटा एक अकाउंट उसको बताना चाहिए, ताकि परिवार की सुख शांति और जो वेमनेस है और जो कर्ता में ट्रस्ट है वो बना रहे। वो उसकी ड्यूटी है। ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ, ये गुड फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मानता हूँ मैं, कि आपको बहुत सारे जो हम काम करते हैं, जो हम एक्शन करते हैं, जरूरी नहीं है कि जो हम सोच के कर रहे हैं वो वैसा ही हो। कभी कभी वो विपरीत भी हो जाते हैं, कभी कभी उसके रिजल्ट निगेटिव भी हो जाते हैं। तो अगर हमारी
जो मनसा है, अगर मनसा साफ है तो अगर हम गुड फेथ को कहें हिंदी में तो वो साफ मनसा कहें, साफ नियत कहें, अच्छी नियत के साथ काम करना, गुड फेथ। तो वो जो काम करेगा वो गुड फेथ में काम करेगा, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, फसल लगानी हो, गाय भैंस बेचनी है, खरीदनी है, कार लेनी है, कुछ भी काम करेगा वो गुड फेथ में करेगा, ताकि परिवार की जो उसके बेस्ट इंटरेस्ट में है उसमें काम करेंगे। ड्यूटी नॉट टू एलिएट प्रॉपर्टी अननेसेसरी, ये नहीं है कि आपने संपत्ति बेचना शुरू कर दी और सब पैसे का जो है एम्बेजलमेंट कह लो या अपने लिए उसका रखने लगे। और घरों में बंटवारे में आप सभी परिवार में जानते हैं, घरों में जो जब डिसइंटीग्रेशन होता है या जो विवाद होता है, घर के बंटवारे होते हैं, उसमें कर्ता पे यही आरोप लगता है कि वो जो है संपत्ति का अपने हित में ज़्यादा लाभ कर रहे हैं और उसका हिसाब किताब नहीं रख रहे, या प्रॉपर्टी को बेच दिया या इस तरीके के आरोप लगते हैं। तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो प्रॉपर्टी का हिसाब किताब रखें, उसको अनावश्यक रूप से उसको एलिएनेट ना करें। एलिएनेट का मतलब बेचना या उसको दूर करना, एलिनेशन का मतलब, ठीक है। ड्यूटी टू वेलफेयर ऑफ डिपेंडेंट मैं पहले ही बता चुका, बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, खाना पीना, स्वास्थ्य, बड़ों का जो भी लोग हैं उनकी शादी, ये सब वेलफेयर का काम किसका है? कर्ता का काम है। सारे केस लॉ मैंने फिर आपको लिखे हुए हैं, ये केस लॉ से आपको और विस्तृत अगर जानकारी करनी है तो आप इसकी जानकारी कर सकते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। अब कर्ता को क्या हम रिमूव कर सकते हैं, ये एक सवाल उठता है, कैन वी रिमूव कर्ता? आंसर इज यस। ये सवाल आता है कई बार हम सोचते हैं अरे ये तो बड़े हैं, इसको कोई कैसे रिमूव कर सकता है? तो कानून में कर्ता को हटाए जाने का प्रावधान है, ये ध्यान में रखिए। कर्ता कैन बी रिमूव्ड बाय अदर कोपार्सनर इन सिचुएशन लाइक मिसमैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर घर में ही विद्रोह हो रहा है कि भाई ये तो सब पैसे को इधर उधर कर रहे हैं, संपत्ति को खुर्द बुर्द कर रहे हैं, तो जब वहाँ घर में बंटवारे की नौबत आ रही है तो उसको कर्ता को हटाया भी जा सकता है। वैसे व्यवहारिक रूप से ये बहुत कम हो पाता है, मैं भी गांव देहात का रहने वाला हूँ, लेकिन इसमें कानूनी कोई अड़चन कर्ता को हटाने में नहीं है। अगर वो पैसे का डिसऑनेस्ट कहीं यूज करता है, फ्रॉड करता है, आमदनी कुछ है बताया कुछ जा रहा है, नुकसान दिखा दिया, इस तरीके के खूब परिवारों में ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तो ये चीज़ें वास्तव में हैं। इनकैपेसिटी ड्यू टू एज और हेल्थ, कई बार क्या हुआ कि पता चल रहा है कि जो कर्ता हैं, सपोज करिए उनकी एज बहुत हो गई या उनकी कोई ऐसी बीमारी हो गई, चलने फिरने में असमर्थ हैं, चीज़ों को कि लुक आफ्टर करने में, परिवार की देखभाल करने में असमर्थ हैं, तो भी कर्ता को बदला जा सकता है। और परिवार में ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको कोई लिखित डॉक्यूमेंट बनाना है या कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये परिवार में इस तरीके की व्यवस्थाएं स्वतः हो जाती हैं। ये केस है इसमें गणेश दत्त वर्सेस कमेश्वर सिंह पे, ये क्या कर्ता को हटाया जा सकता है। तो इसमें पटना हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर पैसे के लेन देन को लेकर के किसी प्रकार का कोई मिस एप्रोप्रिएशन है, उसमें कोई खुर्द-बुर्द किया गया है पैसे को, या उसकी जो सही ढंग से उसका हिसाब किताब लेखा जोखा नहीं रखा गया, तो ऐसे मामलों में कर्ता को हटाया जा सकता है। ये पटना का 1953 का केस है, काफ़ी पॉपुलर केस है। अब फीमेल कर्ता, ये हम पहले भी बता चुके हैं साथियों। 2005 के बाद जैसे ही बेटी कर्ता बनती है, कर्ता का उसको स्टेटस मिलता है, तो वो कोपार्सनर का स्टेटस मिलता है, तो वो कर्ता बनने के लिए एलिजिबल है, कर्ता उसको बनाया जा सकता है। तो ये भी आपको सवाल आ सकता है कि क्या आज के समय में बेटी या कोई महिला परिवार की कर्ता बन सकती है? लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है, अगर महिला शब्द आएगा तो आपको ये बताना है कि वो महिला बन सकती है जो कोपार्सनर हो उस एचयूएफ की। मान लिया बेटे की बहू है, वो कोपार्सनर नहीं है, वो कभी भी घर की कर्ता नहीं बन सकती लीगली। वैसे हालांकि ऐसी परिस्थिति में कई बार घर में कोई और नहीं है, तो जो घर की बहू है वो भी एक तरीके से लीड रोल में रहती हैं, लेकिन जो कर्ता की जो एक्चुअल जो लीगल डेफिनेशन है उसके अनुसार लीगली वो कर्ता का वो नहीं कर सकती, चूँकि जो बेटे की पत्नी है वो कोपार्सनर नहीं है। कोपार्सनर होने के लिए जरूरी है कि वो क्या हो, वो कर्ता होने के लिए जरूरी है कि वो कोपार्सनर होना जरूरी है। अब ये केस लॉ है कर्ता के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो सुजाता शर्मा वर्सेस मनु गुप्ता, ये फेमस केस है 2015 का। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा इसमें, खास करके महिला
का कोपार्टनर जो है उसको कर्ता बनने के लिए। तो कर्ता पे महिला का क्या स्टेटस है इसको डिफाइन करते हैं इसमें ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट। हाई कोर्ट दिल्ली का स्टेटमेंट है या ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट हेल्ड दैट ए डॉटर कैन बी द कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इफ शी इज द एल्डेस्ट कोपार्टनर। द रीजनिंग वाज दैट देयर इज नो एक्सप्रेस बार इन लॉ preventing a daughter from becoming karta once she is granted the status of co-partner by amendment 2005। तो जो मैंने बताया कि जब वो कोपार्टनर बन गई, घर की एल्डर है, तो कोई ऐसा कानूनी बाधा नहीं है कि उसको हम कर्ता नहीं बना सकते। तो अब ये बात आपको क्लियर हो गई। ये एग्जैक्टली जो लैंग्वेज लिखी गई है तो वही, इफ ए मेल मेंबर ऑफ एनएलपीयू बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द फर्स्ट अमंगस्ट द कोपार्टनर कैन बी ए कर्ता, देयर इज नो रीजन व्हाई द सीनियर मोस्ट फीमेल कोपार्टनर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कर्ता। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। इंप्लीकेशन क्या हुई इसके? अगेन इट इज अ जेंडर रिकॉग्निशन, जेंडर इक्वलिटी, महिलाओं को सम्मान, महिलाओं का एम्पावरमेंट, enabling them to take decisions. So this is a very, very powerful amendment of 2005. It upholds the intent of 2005 amendment to bring daughters at par with the son. अब लड़के लड़की में कोई अंतर नहीं है। हम पहले भी मानते थे कि लड़के लड़की में कोई अंतर नहीं है, लेकिन 2005 ने उसे आर्थिक जो है संबल दिया, आर्थिक रूप से उसको एम्पावर किया। It encourage inclusive interpretation of Hindu personal law in consonance with the constitutional values. अब हम चलते हैं कोपार्टनर पे। अब तक आपको मैं बार बार कोपार्टनर क्या है, कोपार्टनर बन गई, बेटी को कोपार्टनर बना दिया इसने अमेंडमेंट 2005 ने, लेकिन कोपार्टनर है क्या, इस पे भी आपको सवाल मिल सकता है, शॉर्ट नोट्स भी मिल सकता है, फुल लेंथ क्वेश्चन भी मिल सकता है, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं आपसे। कोपार्टनर जानना, हम सब जो भी हम में से आप में से हिंदू हैं वो कोपार्टनर हम सभी हैं, चाहे अब मेल हो चाहे फीमेल हो, तो कोपार्टनर है क्या उसको जानना हम जरूरी है। हु इज ए कोपार्टनर अंडर मिताक्षरा, क्योंकि मैंने बताया दया भागे में तो कोपार्टनर है ही नहीं है, ये बात को समझिए। जो हमारा मिताक्षरा स्कूल है उसी में कोपार्टनर है केवल। बिफोर द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 ओनली मेल वर कोपार्टनर, मेल लाइन में कोपार्टनर थे, बेटा, पोता, परपोता, सन, ग्रैंडसन, ग्रैंड ग्रैंडसन, ठीक है। लेकिन अमेंडमेंट 2005 के बाद क्या हुआ, बेटी भी उसमें शामिल हो गई, और अब क्या हुए, उसको इक्वल राइट दे दिए, राइट टू डिमांड पार्टीशन, राइट टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, एंड दिस अप्लाइज इवन टू द फादर वाज डिसीज्ड एट द टाइम ऑफ अमेंडमेंट। ये जो केस है विनीता शर्मा का, ये समझिए कि इसने पूरे के पूरा जो अमेंडमेंट 2005 या हमारा जो सक्सेशन एक्ट है उसको बहुत क्लियर किया है। और इस पर हम विनीता वाला जो केस है, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020 का केस है, इसको मैं एट लेंथ अभी आपसे चर्चा करूंगा कि उसमें क्या क्या चीजें आई। अब राइट ऑफ ए कोपार्टनर, कोपार्टनर के राइट क्या है, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। कोपार्टनर को जो है बाय बर्थ इनहेरिटेंस के राइट मिलते हैं, जैसे ही बेटा या बेटी पैदा होती है वो HUF का मेंबर बन जाता है। अगर आपसे भी कोई कहने लगे कि राइट द राइट्स ऑफ ए कोपार्टनर, तो क्या होगा कि बेटा या बेटी 2005 के बाद दे आर कोपार्टनर बाय वर्च्यू ऑफ द बर्थ, ठीक है, दे आर मेंबर ऑफ HUF, ठीक, दे हैव द इनहेरिटेंस राइट। अब जो भी उसके राइट थे कि उसको पार्टी उसमें प्रॉपर्टी में पार्टीशन का हक है, पार्टीशन का अधिकार है, वो उसको डिस्पोज कर सकता है, वो कर्ता बन सकता है, चाहे लड़की है चाहे लड़की है। तो इन चीज़ों को आप उसमें लिख सकते हो, राइट बाय बर्थ, राइट टू डिमांड पार्टीशन, राइट टू इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी, राइट टू एलियनेट और गिफ्ट, और जो भी प्रॉपर्टी का डिस्पोजल है वो आप कर सकते हैं। और उसकी लाइबिलिटी क्या होगी भाई, अगर आपको पिता से संपत्ति मिल रही है तो केवल लोगे ही थोड़े ही, अगर पिता पे कोई किसी तरीके का कोई कर्ज है या उसकी कोई देनदारी है तो उसकी भी तो लाइबिलिटी होगी। तो वो लाइबिलिटी कितनी होगी, वो लाइबिलिटी उतनी होगी जितना आपको उसमें उसकी पिता की संपत्ति में आपको शेयर मिला। मान लीजिए सपोज करिए आपको 10 लाख की संपत्ति मिलती है और 2 भाई बहन है, 20 लाख की संपत्ति थी और आपको 10-10 लाख की भाई बहन में या 2 कोपार्टनर भाई भाई हैं उनमें हुई, तो लाइबिलिटी क्या होगी, अगर जितना पैसा है, जितने, चूंकि आपको बराबर बराबर का हक मिला है, हिस्सा मिला है, तो जिस प्रोपोर्शन में आपको
हक मिला है उसी प्रोपोर्शन में आप लायबिलिटी को अदा करने के भी हकदार होंगे, आपकी वो लायबल होंगे, जिम्मेदार होंगे आप कि आप उस लायबिलिटी को जमा करें, वापस करें, चाहे वो गवर्नमेंट की कोई ऐसी आप पिता पे कोई कर्ज है या कोई और देनदारी है या कोई प्राइवेट व्यक्ति की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए विनीता शर्मा वर्सेस राकेश, मैंने इसमें करीब 6-7 केस आपको दिए हैं। लास्ट में मैं उसका एक कंपैरिजन भी बनाऊंगा ताकि आपको एक ही पेज पे सारा मिल जाए। लेकिन देखते हैं कि विनीता शर्मा था क्या, ये केस में क्या मुद्दे थे। ये जो विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, इसको आप बिल्कुल जो भी बच्चा या जो भी स्टूडेंट या कोई भी प्रोफेशनल जो भी हैं वो इस केस को थोड़ा डिटेल में पढ़ें। अगर एडवोकेट्स हैं या लीगल प्रोफेशनल हैं तो वो इस केस को डाउनलोड करके इसको जरूर पढ़ लें। मैं इसके फैक्ट आपको थोड़ा समझाता हूँ। द मेन इशू वाज वेदर ए डॉटर कुड बी ट्रीटेड एज ए कोपार्टनर इवन इफ हर फादर हैड डाइड बिफोर 2005। 2005 का जब अमेंडमेंट आया, अगर किसी के पिता की डेथ 2005 से पहले हो गई और उसको बेटी है तो सवाल ये उठता है कि क्या उसको हक मिलेगा। तो उसको हक मिलेगा, ये सवाल पहले प्रकाश के केस में, फूलवती वर्सेस प्रकाश के केस में 2015 में डिसाइड हो गया था। लेकिन उसमें यह कहा गया कि उसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मिलेगा, यानी कि 2005 जब ये 9 सितंबर 2005 को लागू होता है अमेंडमेंट 2005, उसके बाद के केस में मिलेगा। ये कहा गया प्रकाश वर्सेस फूलवती के अंदर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इस केस ने उसको कहा कि नहीं, लड़की को उसका चाहे पिता की डेथ पहले हुई हो चाहे बाद में हुई हो, उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मिलेगा। तो अब ये बात आई रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। लेकिन कोर्ट ने एक और कहा, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के अलावा ये कहा कि ये रिट्रोएक्टिव इफेक्ट से मिलेगा। तो अब यहां 3 चीज हुई, प्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव एंड रिट्रोएक्टिव। तो हम लोग प्रोस्पेक्टिव को जानते हैं। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि जब कोई अमेंडमेंट आया उसके बाद लागू होगा, ठीक है। रिट्रोस्पेक्टिव से हुआ पहले से लागू होगा, यानी कि जब अमेंडमेंट आया। अब ये रिट्रोएक्टिव क्या है, इसको समझना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में ये कहा कि उन परिवारों में जिनमें बंटवारे, मान लिया 2005 से पहले पिता की मृत्यु हो गई, अगर 2005 से पहले जो कोपार्टनर थे उनमें बंटवारा हो चुका तो अब उन बंटवारों को दोबारा नहीं पलटा जाएगा। तो वो तो फिर 2005 के बाद ही उसको मिलेगी अगर बंटवारे पहले हो चुके हैं। अगर बंटवारे नहीं हुए हैं परिवार के अंदर, कोपार्टनर ने अपने उस प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं किया, बेशक पिता की डेथ हो भी गई है लेकिन बंटवारा नहीं हुआ है, तो फिर बिटिया को भी हिस्सा मिलेगा। इसे कहते हैं रेट्रोएक्टिव इफेक्ट। तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हमने समझा, रिट्रोस्पेक्टिव समझा और रिट्रोस्पेक्टिव भी समझा। तो ये एक नई टर्म लेके आते हैं विनीता शर्मा के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, रिट्रोएक्टिव। वो परिवार जिनमें कोपार्टनर में प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ है, पिता की डेथ 2005 से पहले हो चुकी है, उनमें बेटी को हिस्सा मिलेगा। लेकिन जिन कोपार्टनर के अंदर पिता की मृत्यु 2005 से पहले होने के कारण बंटवारे हो चुके हैं, उसमें बेटी को हिस्सा नहीं मिलेगा। यानी कि बंटवारा दोबारा कराना से समाज में अशांति फैलेगी, जो समरसता है वो विखंडित होगी। इसलिए कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाल दिया। यही पूरा का पूरा इसका सारा सार है। इसमें इन्होंने क्लैरिफाई किया जो प्रकाश वर्सेस फूलवती जो मैं अभी कह रहा था, और दन्नमा वर्सेस अमन, इसमें इन्होंने कन्फ्लिक्टिंग जो व्यू आए थे, इसको इन्होंने कन्फ्लिक्टिंग व्यू, अभी हम प्रकाश फूलवती में क्या है और दमन्ना में क्या है इसको देख लेते हैं। सो डॉटर हैव इक्वल राइट एंड लायबिलिटी इन कोपार्टनरी प्रॉपर्टी। आई थिंक ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि विनीता शर्मा वर्सेस राजीव शर्मा 2020 का केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसाइड किया गया, ये क्यों इंपॉर्टेंट। हाँ, तो अगला अब हमने कहा कि अभी प्रकाश वर्सेस फूलवती को देखिए, ये भी बहुत रिवोल्यूशनरी केस था। इसमें रिवोल्यूशनरी में इसलिए इसको बोल रहा हूँ, ये डिसाइड तो हुआ था 2015 में, लेकिन जो पब्लिश हुआ SCC जनरल में वो 2016 में हुआ। इसमें यह कहा गया कि क्या हम इंटरप्रिटेशन अगर करें तो क्या 2005 से पहले अगर किसी
पिता की मृत्यु हो गई है तो उनकी बेटी को क्या उसमें हिस्सा मिलेगा। तो फूलवती में उन्होंने कहा कि ये जो है ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मिलेगा, यानी कि 2005 के बाद जो जिनका डेथ होगी उनको मिलेगा, पहले वालों को नहीं मिलेगा। तो ये प्रोस्पेक्टिव पर है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे मैंने बताया ये विनीता ने इसको ओवररूल कर दिया। अब चलते हैं हम दन्नम्मा में। दन्नम्मा में कहा उन्होंने कि नहीं ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मिलेगा। तो अब एक ने कहते हैं कि ये रिट्रोस्पेक्टिव से प्रोस्पेक्टिव से मिलेगा, दन्नम्मा में बोलते हैं कि ये प्रोस्पेक्टिव से मिलेगा। तो ये दोनों में कंफ्यूजन हो गया, राइट। इसकी समस्या का समाधान किया था विनीता ने, जो हम आपसे डिस्कस कर चुके। अब जरा देखिए गुरुपद कंडप्पा मागदुम, ये है तो पुराना केस 1978 का है, लेकिन इस केस से जो विडोज थी, जो बेटे की मान लिया जो पत्नी है, अगर उसकी डेथ, पति की डेथ हो जाए तो जो उसकी विडो है उसको कोई राइट नहीं था, इसने वो राइट दिया। वो सर्वाइवरशिप का जो प्रॉब्लम थी, जो सर्वाइवरशिप में क्या होता था कि मान लिया पिता जिंदा है, ठीक, और उसके 3 बेटे हैं मान लो, और किसी एक बेटे की डेथ हो जाए और पिता के जिंदे रहते हुए, तो जो प्रॉपर्टी थी वो 2 ही भाइयों में बटेगी, और जो तीसरा जो बेटा की डेथ हो गई पिता के जीवित रहते हुए, उसकी विधवा को भी संपत्ति नहीं मिलती थी, उसके बेटियों को भी संपत्ति नहीं मिलती थी, उसके बेटों को भी संपत्ति नहीं मिलती थी। तो जो ये सर्वाइवरशिप की जो डॉक्ट्राइन थी, ये देखा जाए तो इससे काफी लोगों को प्रॉब्लम होते थे। खास करके सोचिए कि किसी के पति की डेथ हो गई, किसी के छोटे बच्चे के पिता की डेथ हो गई और उनको कोई संपत्ति नहीं मिल रही है, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप क्या कहता था कि कोपार्टनर में जो लोग जिंदा हैं उन्हीं को संपत्ति का ट्रांसफर होगा। अभी हम थोड़ा डिटेल में और बात करेंगे इसके बारे में, सर्वाइवरशिप के बारे में, ठीक है। तो ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है गुरुपद का साथियों कि इसमें कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विडो को कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में हक दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दन्नम्मा का केस है जो मैं आपको बताया। इसमें क्या था कि 2 daughters sought a share in the joint property, their father died in 2001। तो इसमें इन्होंने कहा कि दिस रूलिंग कन्फ्लिक्ट विद प्रकाश एंड द इशू वाज फाइनली सेटल्ड इन विनीता। इसमें कहा गया कि चूंकि ये भी जो केस था इसमें कोपार्टनरी प्रॉपर्टी उसको मिलनी चाहिए, ये कहा था इन्होंने इसमें दन्नम्मा में भी। अब ये देखिए यमुनाबाई अनंत राव, इस केस में क्या हुआ कि अगर किसी ने दूसरी शादी की हुई है तो उसके क्या राइट होंगे। तो इसमें कहा कि उसको भी कोपार्टनर के हैसियत से उसको भी, जो उसके बच्चे हैं उसको भी पूरा अधिकार मिलेगा। ए वुमन हुज मैरिज इज वॉइड अंडर हिंदू लॉ बिकॉज ऑफ द हस्बैंड हैड ए सबसिस्टिंग मैरिज इज नॉट एंटाइटल्ड टू इनहेरिटेंस अंडर द हिंदू एक्ट। इसमें क्या हुआ, इट रीइंफोर्स दैट ओनली वैलिड मैरिड। लेकिन इसमें यह हुआ कि अगर सेकंड वाइफ इनवैलिड है, जैसे मान लिया उसकी मैरिज जो है अगर वो वैलिड नहीं है, तो इसने ये किया कि लेजिटिमेट मैरिज के ही जो बच्चे होंगे उनको हक मिलेगा। यानी कि इसमें अगर हम कहें तो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन जो थे उनको कोपार्टनर की श्रेणी से अलग हटा दिया गया, उसमें कोई लाभ उसको नहीं मिलेगा। इसी तरीके से राहुल जैन में क्या हुआ कि जो स्टेप मदर के राइट्स के बारे में कहा गया। स्टेप मदर दो नॉट द नेचुरल मदर इज कंसिडर्ड ए क्लास 1 हेयर अंडर द हिंदू। जो आप याद करिए हिंदू के जो क्लास 1 हेयर थे उसमें मदर थी, तो इस केस ने उसमें मदर के साथ साथ स्टेप मदर को भी एंट्री दे दी इस केस के द्वारा। एंड इफ शी इज ए विडो ऑफ द फादर। स्टेप मदर के केस में आप थोड़ा सा इसको ऐसा समझिए, कई लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या 2 शादियां किया जाना वैलिड था। मान लिया सपोज करिए, मैं इस सेंस में इसको कह रहा हूं कि जैसे मान लिया हम इसको थोड़ा और सरल कर देते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसने शादी की, उसके बच्चे हुए और पत्नी की डेथ हो गई बच्चे होने के बाद, और उसको बेटा है, कोपार्टनर है जो, अब उसने दूसरी शादी कर ली, उसको भी बच्चे हुए, तो क्या वो जो माँ है, स्टेप मदर है, उसको भी हक मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस केस ने ये कहा, जो राहुल जैन का केस है, उसने कहा कि ये जो स्टेप मदर है ये भी स्टेप जो क्लास 1 हेयर है उसी में मदर के इक्विवेलेंट होगी। ये उसका इंटरप्रिटेशन है। अब आप ये केस देखिए,
ये सारे केस मैंने बिल्कुल एक टेबल में आपको बिल्कुल सिंपल करके दे दिए। इस टेबल को अगर आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत सारी चीज़ें याद रह जाएंगी और इसी से आप, ये केस वो हैं जो 2005 से पहले के अमेंडमेंट से पहले हैं, ये वो हैं जो उसके बाद के हैं। पहला केस जो मैंने बताया गुरुपद हीराबाई का, ये नेशनल पार्टीशन ऑन कोपार्सनर डेथ, तो इसमें विडो को राइट दे दिए गए, विडो को भी मिलेंगे राइट। यमुना भाई वाले में सेकंड वाइफ को इनहेरिटेंस के राइट मिलेंगे। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश, ये मैंने अभी आपको बताया, इसमें मैंने बताया कि डॉटर राइट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा, नॉट रिट्रोस्पेक्टिव से नहीं, इसको रिट्रोएक्टिव करिए, रिट्रोएक्टिव, ठीक। तो ये एक नई टर्म को यहाँ जन्म दिया। प्रकाश वर्सेस फूलबती में इन्होंने कहा कि क्या ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, यानी कि इन्होंने कहा कि 2005 से पहले अगर किसी के पिता की बेटी के, मतलब किसी की लड़की के पिता की डेथ होगी तो उसको हक नहीं मिलेगा, तो इसमें कहा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। लेकिन दन्नम्मा में कहा कि नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव में मिलेगा, पहले से मिलेगा। और विनीता ने इसकी समस्या को दूर किया, चूंकि इससे, इस केस से क्या हो रहा था दन्नम्मा से कि मान लिया किसी में बंटवारा हो चुका, अब मान लिया किसी फादर की डेथ हुई 1980 में, अब उसके बाद में उसका घर का बंटवारा हो गया, सबने ले लिया, अब उसको जो लड़की है वो कहेगी कि अब मुझे भी बंटवारा चाहिए, तो ये फिर घर में बड़ी अशांति हो जाएगी, परिवार टूटने लगेंगे, आपस में वैमनस्यता बढ़ेगी। तो इसको दूर करने के लिए रिट्रोएक्टिव का कंसेप्ट विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में आया। अब हम बात करते हैं सर्वाइवरशिप की। साथियों, सर्वाइवरशिप का मैंने आज जैसे आपको बताया कि जब फादर जो है, जो पिता है, जिसकी संपत्ति का बंटवारा होना है, तो जब उनकी डेथ होगी उस समय पे जो कोपार्सनर जिंदा होंगे उनको ही केवल संपत्ति मिलेगी। ये सर्वाइवरशिप की डॉक्ट्राइन थी। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम ये हुई कि कई बार बेटों में पिता के रहते हुए अगर उनकी डेथ हो जाती है और वो विवाहित हैं तो उसकी विडो होगी, हो सकता है उनके बच्चे हों तो उनके बच्चे हैं, तो एक तरीके से वो पूरी तरीके से वो जो दादालाई संपत्ति थी उससे वंचित रह जाते थे। तो इस बात को दूर किया अमेंडमेंट 2005 के द्वारा। द डॉक्ट्रिन सर्वाइवरशिप इज ए ट्रेडिशनल प्रिंसिपल ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, स्पेशली अंडर द मिताक्षरा स्कूल वेयर ए कोपार्सनर शेयर इन जॉइंट फैमिली passes automatically to the surviving co-partner। ये सर्वाइविंग में ही पास होता था। इट इज नॉट बेस्ड ऑन सक्सेशन बट ऑन द कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवरशिप। जो मेल सर्वाइवर बचे हुए हैं जब पिता की डेथ हुई उन्हीं को संपत्ति मिलेगी। ये था 2005 से पहले की स्थिति। अब ये सारा बदल गया है। अब डॉटर और जो फीमेल हेयर्स हैं दे वर एक्सक्लूडेड अर्लियर। अब जो है, अब ये सर्वाइवरशिप का कंसेप्ट पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। जो सेक्शन 6 देखें अगर हमने, जो मैं आपसे बात बताई, तो सर्वाइवरशिप का अब कहानी ही खत्म कर दी गई है। सेक्शन 6 में जो कहा है, इट रिकॉग्नाइज्ड सर्वाइवरशिप बट प्रोवाइडेड एन एक्सेप्शन, जो 2005 से पहले था। 2005 से पहले इफ द डिजीज कोपार्सनर लेफ्ट बिहाइंड ए फीमेल हेयर लाइक वाइफ और डॉटर, सर्वाइवरशिप वाज ओवररिडन एंड इज शेयर डेवलप्ड बाय सक्सेशन। लेकिन 2005 के बाद क्या हुआ कि सक्सेस, जो सर्वाइवरशिप का कंसेप्ट था, डॉक्ट्राइन थी, वो पूरी तरीके से 2005 ने अबॉलिश कर दी है। अब इसमें कोई, तो डॉटर वर मेड कोपार्सनर बाय बर्थ, अपॉन डेथ ऑफ एनी कोपार्सनर मेल और फीमेल देयर शेयर डिवॉल्व बाय एस्टेट सक्सेशन अंडर सेक्शन 8 नॉट बाय सर्वाइवरशिप। क्लियर? विनीता शर्मा के केस ने इसको और क्लियर कर दिया था। अब समरी में अगर हम कहें तो डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वाइवरशिप वाज सेंट्रल टू मिताक्षरा। ये पहले मिताक्षरा में, इसलिए जो महिलाएं थी जिनके पति की डेथ हो जाती थी, जो घर में विधवा होती थी, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती थी, वो बहुत डिपेंडेंट होती थी, उनके बच्चे डिपेंडेंट हो जाते थे। तो ये एक हमारा समाज की एक कुरीति कहिए, जिसको हमारे अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा सुधारा गया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सुधार इससे हुआ। इट एक्सक्लूड वुमेन फ्रॉम इनहेरिटेंस इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, नाउ अबॉलिश्ड बाय हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट टू एंश्योर जेंडर इक्वलिटी। तो इस तरीके से साथियों, ये आज की चर्चा हम यहाँ अब समाप्त करेंगे। इससे पहले मैं आपको, अगर कुछ और आपको रीडिंग करनी है, जो लोग और अध्ययन करना चाहते हैं, तो ये मैंने बुक लिखी है जो बड़ी फेमस बुक्स हैं। मुल्ला प्रिंसिपल ऑफ हिंदूला, हिंदूला बाई पारस दीवान। पारस दीवान साहब की, मुल्ला की ये बड़े फेमस
जितने भी फैमिली लॉज हैं इसमें इन दोनों राइटर्स ये बड़े पुराने और फेमस हैं। मायने की ट्रीटाइज ऑन हिंदू लॉ, इट इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटाइज ही है वास्तव में ये, अगर आप देखोगे तो इसको पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें। मॉडर्न हिंदू लॉ बाय रमेश चंद्र नागपाल। मैं ईमानदारी से बताऊं, मैंने LLB के टाइम में, और ये मैंने मेनली जो हिंदू लॉ पढ़ा वो इसी से पढ़ा, नागपाल जी से मेनली। हालांकि ये किताबें सब मेरे पास आज भी हैं और मैंने इनका अध्ययन किया, लेकिन मुझे रमेश चंद्र नागपाल जी को समझने में और उसमें काफ़ी मुझे इस कंसेप्ट को मदद मिली। ये मैंने कुछ आर्टिकल भी लिखे हैं। फ्लेविया अग्नेस, ये बड़ी फेमस एडवोकेट हैं मुंबई की, और ये NGO चलाती हैं, बहुत ही पब्लिक स्पिरिटेड लेडी हैं, मेरी भी इनसे अच्छी मुलाकात है। तो इनका ये एक बुक है जिसमें एक आर्टिकल है जेंडर इक्वलिटी एंड हिंदू सक्सेशन लॉ। हालांकि है तो ये 1999 की, 2005 से पुराना है, बट इस आर्टिकल को पढ़ के आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगा। ये बुक के अंदर ये आइकन का आर्टिकल है, इन लॉ एंड जेंडर इनइक्वलिटी द पॉलिटिक्स ऑफ वुमेन्स राइट इन इंडिया। तो काफ़ी ब्रॉड बुक है ये। एक और आर्टिकल मैं देख रहा था जब इसकी मैं अभी आपको तैयार कर रहा था जब स्लाइड, तो ये रोशन सिंह लांबा का भी एक ये अभी 2023 का एक आर्टिकल और मुझे देखने को मिला। तो साथियों, अब आज हम इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमसे जुड़े रहिए। और हमारा ये कार्यक्रम डॉक्टर GK गोस्वामी IPS, हम शाम को 6 बजे कोई ना कोई आपको किसी विषय पर चर्चा के लिए, चाहे वो रील्स के माध्यम से या कोई और वीडियो के माध्यम से, हम आपसे लगातार जुड़े रहते हैं। प्रत्येक दिन हमसे जुड़े रहिए शाम को 6 बजे। और इस सीखने की जो हमारी क्षमता है आपस में, जो हमारा एक बॉन्डिंग है आपके साथ, विचारों का आदान प्रदान करने का, लीगल नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज, फोरेंसिक नॉलेज, इसको एक्सचेंज करने का, इसको हम बढ़ावा सभी को मिलकर देना है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और अपने साथियों में, अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना और आपके कुछ कमेंट भी आए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।